स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में हम अपना पहला टॉपिक यूरोपीय का आगमन शुरू कर चुके हैं, जिसका जो पहला हिस्सा है हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूरोपीय शक्ति जिन्होंने भारत में पहले सर्वप्रथम प्रवेश किया वे कौन थी? पुर्तगालियों के बाद आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और अंत में आए आपके फ्रांसीसी। और इसी बीच हमने देखा कि पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम इन्होंने भारत में प्रवेश किया और अंत में जाने वाले भी कौन थे? आपके पुर्तगाली ही थे। इस पॉइंट पर थोड़ी पिछली वीडियो में गड़बड़ हो गई थी, तो आप ये क्लियर कर लें कि सर्वप्रथम भारत में आने वाली यूरोपीय शक्ति भी पुर्तगाली थी और अंत में जाने वाली भी कौन थी? पुर्तगाली शक्ति ही थी। और इन्हीं सभी यूरोपीय शक्तियों में से पुर्तगाली, डच और डेनिश के बारे में हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है और आज की वीडियो में हम अंग्रेज एवं फ्रांसीसी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और व्यापार एक और कारण कि आप खुद सोचिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ऐसा क्या कारण था कि ये सभी जो यूरोपीय शक्तियां हैं भारत की ओर आकर्षित हो रही थी व्यापार एवं वाणिज्य करने के उद्देश्य से। तो इसका क्या कारण था कि चूंकि भारत जो था आपका आर्थिक रूप से सुदृढ़ था, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, कला है या दर्शन है, ये क्या था? विकसित रूप में था। यही कारण थे कि यूरोपीय शक्तियां भारत की ओर आकर्षित हुई। और इन्हीं मुद्दों पर यानी कि व्यापार और वाणिज्य करने के हित से ही, इनके उद्देश्य से ही जब अंग्रेज एवं फ्रांसीसी शक्तियां इन्होंने भारत में प्रवेश किया, तो आगे चलकर हम देखेंगे कि व्यापार एवं वाणिज्य के उद्देश्य से ही जब फ्रांसीसी और अंग्रेजी शक्तियों के हित आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? इनके बीच आगे चलकर कर्नाटक युद्ध भी होंगे और ये कर्नाटक युद्ध 3 हुए हैं इन दोनों के बीच, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक और चीज आप यहाँ नोट कर लें कि जो कर्नाटक युद्ध है, तो ये कर्नाटक क्षेत्र जो है उस समय तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। तो इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह क्या कारण था कि अंग्रेजों ने इतने लंबे समय तक भारत में शासन किया और कैसे शासन किया कि बाकी की जो यहाँ पर यूरोपीय शक्तियां आई उन्हें पराजित करके, मतलब फ्रांसीसी शक्तियां आई, डच आए, पुर्तगाली आए, लेकिन ये इतने लंबे समय तक यहाँ शासन नहीं कर पाए। केवल जो अंग्रेज हैं यही इतने लंबे समय तक यहाँ शासन कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था कि इन्होंने बाकी यूरोपीय शक्तियों को किस प्रकार पछाड़ दिया? अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के बल पर, यानी कि इनकी जो नौसैनिक क्षमता थी वह इतनी सुदृढ़ थी जिसके बल पर ही इन्होंने भारतीय जो बाकी की यूरोपीय शक्तियों को पछाड़ते हुए यहाँ पर अपने जो जड़ें जमाई। तो इसी के बल पर हम देखते हैं कि जो इनकी जो नौसैनिक श्रेष्ठता है, इसी के बल पर जो अंग्रेजी व्यापारी थे इन्होंने पूर्व की ओर अपने कदम बढ़ाए। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1599 यानी कि 1599 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की। और इस कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, इस चीज को याद रखें, 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। और इस एकाधिकार को आगे किसने प्रमाणित कर दिया? ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम ने। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी है, महारानी एलिजाबेथ, इन्होंने इस एकाधिकार को प्रमाणित कर दिया। किस एकाधिकार को? कि यानी कि जो यह कंपनी है यह पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक क्या करती है? व्यापार का एकाधिकार इस कंपनी को प्राप्त होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? रॉयल चार्टर, जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो हमने बात की कि 15 वर्षों तक इस कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था, तो आगे चलकर जो सम्राट जेम्स है, सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा इस एकाधिकार को 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। और सम्राट जेम्स के शासन काल में ही इनके एक राजदूत थे, कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस के जो राजदूत हुए हैं, इन्होंने क्या किया? यहाँ पर व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। तो भारत में जो प्रथम व्यापारिक केंद्र जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया वह कहाँ था? सूरत में। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? कैप्टन हॉकिंस के द्वारा। तो ये चीज यहाँ नोट कर ले। तो कैप्टन हॉकिंस के द्वारा 1600
1708 ईस्वी में सर्वप्रथम यहाँ पर सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि अब इन्हें पता चल गया कि व्यापारिक केंद्र तो यहाँ हमारा स्थापित हो चुका है। अब इन्हें किस चीज की आवश्यकता होगी? अब इन्हें आवश्यकता होगी यहाँ पर शासन करने की, क्योंकि यहाँ पर इन्हें लालच था, यहाँ के जो इन्हें सुदृढ़ता दिख रही थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी यहाँ पर अपने थोड़े पैर पसारे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपना जो शासन जमाना चाहा। इसी के लिए कैप्टन हॉकिंस यानी कि सम्राट जेम्स के शासन काल में इन्होंने अपने राजदूत कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। तो 1608 ईस्वी में जब भारत में मुगल शासक जहांगीर का शासन था, तो उनके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए और इन्होंने यहाँ अपने शासन के लिए अनुमति मांगी, लेकिन इन्हें यहाँ अनुमति नहीं मिली। तो जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस जब सूरत में अपना जो यहाँ पर शासन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जब इन्होंने यहाँ पर स्थायी बस्ती निर्माण के लिए अनुमति मांगी, तो इन्हें यहाँ अनुमति नहीं मिली। उसके बाद 1613 ईस्वी में सर टॉमस रो के नेतृत्व में जब ये जो जहांगीर के दरबार में गए, तो ये चीज नोट करें कि जो कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में गए तो इन्हें स्थायी बस्ती के निर्माण के लिए अनुमति नहीं मिली। लेकिन 1613 ईस्वी में जब सर टॉमस रो के नेतृत्व में एक दल आपके कहाँ गया, जहांगीर के दरबार में गया और इन्होंने अनुमति मांगी कि हमें जो स्थायी बस्ती निर्माण के लिए या फिर यहाँ शासन के लिए अनुमति दे दी जाए, कहाँ, सूरत में, तो इन्हें अनुमति मिल गई। तो सर टॉमस रो के नेतृत्व में सूरत में स्थायी बस्ती निर्माण के लिए इन्हें अनुमति मिल गई। तो ये चीज याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम जो अंग्रेजों के द्वारा कहाँ स्थायी बस्तियों का निर्माण किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, सूरत। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए गए, तो आपका आंसर क्या होगा, सूरत ही होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में ही मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों को स्थायी बस्ती निर्माण की अनुमति मिल गई थी। तो 1611 में दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों को स्थायी बस्ती निर्माण की अनुमति मिल गई थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर। सूरत में व्यापारिक केंद्र, प्रथम व्यापारिक केंद्र, और यहाँ प्रथम स्थायी बस्ती निर्माण की अनुमति भी मिली। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि 1698 ईस्वी में, तो 1698 में, ये नोट करें, 1698 में जो आपके हुए अजीमुशान, ये कौन थे? अजीमुशान जी कौन थे? ये आपके बंगाल के सूबेदार थे। तो ये ठीक से लिख देती हूँ, ये नोट कर ले। तो अजीमुशान द्वारा 1698 में बंगाली सूबेदार अजीमुशान द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर की जो जमींदारी है वह सौंप दी गई है। तो ये तीनों क्षेत्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सुल्तानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर। और इन तीनों क्षेत्र की जो जमींदारी है अंग्रेजों को किसके द्वारा सौंपी गई? अजीमुशान, जो कि एक वहाँ के सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे। और इन तीनों क्षेत्रों को ही मिलाकर, यानी कि सुल्तानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर, इन तीनों क्षेत्रों को ही मिलाकर आगे चलकर जॉब चौर्नक द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। तो फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा की गई? जॉब चार्नोक। फोर्ट विलियम की स्थापना इन तीन क्षेत्रों को मिलाकर की गई और इसकी स्थापना जॉब चौर्नक के द्वारा की गई। और फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वे कौन थे? आपके चार्ल्स आयर। तो फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वे थे आपके चार्ल्स आयर। और इसी फोर्ट विलियम के क्षेत्र को आगे चलकर जॉब चौर्नक द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया गया? कलकत्ता शहर के रूप में। जो आपका कलकत्ता है यह पहले किस रूप में था? फोर्ट विलियम के रूप में था। तो फोर्ट विलियम ही आगे चलकर आपका कलकत्ता के नाम से जाना गया। तो यहाँ जो नोट करने वाली चीज है कि फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया? जॉब चौर्नोक के किया। और जॉब चौर्नोक ने ही इसे आगे चलकर कलकत्ता का भी नाम दिया। तो ये था सुल्तानती, कोलकाता, गोविंदपुर इक्वल फोर्ट विलियम का निर्माण। इसके बाद हम देखते हैं कि
17 ईस्वी में जब मुगल बादशाह, जो हम देखेंगे 1717 ईस्वी में जब मुगल बादशाह द्वारा, और मुगल बादशाह उस समय कौन थे? फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर जब बीमार पड़े तो उनका इलाज अंग्रेजी चिकित्सक के द्वारा किया गया, और इसी से प्रभावित होकर फर्रुखशियर ने एक शाही फरमान किसे दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। और ये इस शाही फरमान में क्या था, तो ये जानने की जरूरत है। तो यह इस शाही फरमान जब अंग्रेजों को मिल गया तो इसके अधिकार में, यानी कि इसके अंतर्गत क्या था कि अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक देकर, यानी कि ये 3000 रुपये बंगाल को वार्षिक देंगे, जिसके बदले उन्हें बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। इसके अलावा उन्हें आसपास का जो क्षेत्र है, भूमि है, उन्हें किराए पर लेने की भी अनुमति प्राप्त हो गई। तो शाही फरमान के अंतर्गत 3000 रुपये बंगाल को वार्षिक देने के बदले इन्हें क्या मिला? निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसके अलावा इन्हें 10,000 रुपये सूरत में देकर, यानी कि 10,000 रुपये सूरत में वार्षिक रूप से देंगे, और इसके बदले उन्हें वहां भी निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। तो यह था आपका शाही फरमान, जो कि आपके मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। तो ये था पूरा अंग्रेजों के बारे में, जो कि आपके लिए जानना अति आवश्यक था। मेन बिंदु के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे चलकर हम देखते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा फ्रांसीसियों के बारे में जान लें। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर अंग्रेजों की जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई? 1599 में। जबकि फ्रांसीसियों की कंपनी की फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में हुई। और यह जो कंपनी की स्थापना है किसके नेतृत्व में हुई? तो यह उस समय फ्रांस में शासक कौन थे? आपके लुई 14वें। तो लुई 14वें के शासन काल में उनके वित्त मंत्री थे कौन? कोलबर्ट। तो लुई 14वें के शासन काल में उनके वित्त मंत्री कोलबर्ट के ही प्रयासों से ये कौन सी कंपनी की स्थापना हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और जो यह कंपनी थी यह पूर्णतः सरकारी थी, यानी कि इस कंपनी के बारे में जितने ही निर्णय लिए जाते थे और इस कंपनी का जितना भी खर्च था वह कौन भरता था? फ्रांस सरकार भरती थी। तो आप कह सकते हैं कि यह जो कंपनी है यह एक सरकारी कंपनी थी, जिसके सभी निर्णय फ्रांस सरकार द्वारा लिए जाते थे। और 1600 फ्रांस के बारे में देखें तो फ्रांसीसियों ने भारत में जो प्रथम व्यापारिक केंद्र है कहाँ स्थापित किए? सूरत में ही। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी जो अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वह कहाँ किया था? सूरत में। और साथ ही फ्रांसीसियों ने भी 1688 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में सूरत में ही व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उसके बाद जो फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर जो यहाँ भारत में आए वे कौन थे? डुप्ले। तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो भारत में आए वे कौन थे? डुप्ले थे। और ये डुप्ले की ही रणनीति थी जो कि आगे चलकर अंग्रेजों ने अपनाई। क्या कि डुप्ले ने कहा कि अगर आपको आर्थिक लाभ लेना है तो आपको क्या करना होगा? राजनीतिक हस्तक्षेप करना होगा, यानी कि राजनीति में हस्तक्षेप करना होगा, तभी आप यहाँ से आर्थिक लाभ ले सकते हैं। और इसी रणनीति को आगे चलकर अंग्रेजों ने भी अपनाया था। तो ये था आपका फ्रांसीसियों के बारे में। तो शुरुआत में हमने देखा कि जब आगे चलकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आपस में हित टकराए तो इनके बीच क्या हुए? 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक युद्ध कब हुए? पहला हुआ 1746 से 48, 1749 से 54, और तीसरा हुआ 1758 से 63 में। तो पहला युद्ध जो हम देखते हैं 1746 से 48 में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वह क्या थी? आपके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित। तो 1746 से 48 में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपके अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का हुआ, इसकी पृष्ठभूमि आपके उस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित थी। और जब यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो यह युद्ध था यह समाप्त हो गया तो उसके साथ ही फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो यह युद्ध था यह भी समाप्त हो गया। यानी कि जो इसकी प्रथम की युद्ध की पृष्ठभूमि है वह किससे संबंधित है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित।
और जब यह उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, इसके साथ ही आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। और इस युद्ध में अगर हम देखें निष्कर्षतः इस युद्ध में जो विजय हुई थी यह किसकी हुई थी, आपके फ्रांसीसियों की हुई थी। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुई, कौन सी, ऑक्स-ला-शैपेल संधि। तो मुख्य रूप से अगर आपको युद्ध के बारे में याद करना है तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई, द्वितीय में कौन सी संधि हुई और तृतीय में कौन सी संधि हुई। तो यही आपसे अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा। तो ऑक्स-ला-शैपेल संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास क्षेत्र वापस दे दिया। तो ऑक्स-ला-शैपेल संधि क्या है, यह है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होने वाली प्रथम युद्ध के उपरांत संधि है, जिसमें फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया। उसके बाद दूसरा युद्ध है 1749 से 54 के बीच। और इस युद्ध में क्या हुआ, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो इस युद्ध के अंतर्गत जो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विरोधियों को संरक्षण देना प्रदान कर दिया, यानी कि जो अंग्रेजों के दुश्मन थे या जो उनके विरोधी थे उनके बारे में उन्हें संरक्षण किसने प्रदान किया, फ्रांसीसियों ने। इसके अलावा जो फ्रांसीसियों के विरोधी थे उन्हें किसने संरक्षण प्राप्त किया, अंग्रेजों ने। तो इस तरह इनके बीच में काफी मनमुटाव पैदा हो गया था, जिसके कारण आपका दूसरा कर्नाटक युद्ध इन दोनों के बीच हुआ। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो फ्रांसीसी सेना, फ्रांसीसी नागरिक, इन्हें काफी क्षति भी हुई। और इसी के परिणाम स्वरूप जो प्रथम गवर्नर डुप्ले हैं, इसे फ्रांस सरकार ने वापस भी बुला लिया था। तो इस युद्ध के उपरांत हम देखते हैं कि निष्कर्षतः जो विजय है आपके अंग्रेजों की हुई। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई दोनों के बीच, वह क्या थी, आपकी पांडिचेरी की संधि। यानी कि इस संधि के तहत ही, पांडिचेरी की संधि के तहत ही इन्होंने युद्ध विराम का जो निर्णय है लिया था। तो पांडिचेरी की संधि के तहत फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध विराम हुआ। कौन से युद्ध का, कर्नाटक युद्ध द्वितीय का। तो ये था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर पृष्ठभूमि देखें तो इसकी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि यूरोप में उस समय ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था, जिसमें ऑस्ट्रिया का साथ दिया फ्रांसीसियों ने एवं प्रशा का साथ दिया अंग्रेजों ने। तो क्लियर, ये चीज पूछी जा सकती है। तो फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया था, ऑस्ट्रिया का, जबकि अंग्रेजों ने प्रशा का साथ दिया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में भी किसकी विजय हुई, आपके अंग्रेजों की विजय हुई, जिसके उपरांत आपकी पेरिस की संधि हुई। और पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर एक क्षेत्र था, तो चंद्रनगर क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिए थे। और इसी के बीच हम देखते हैं, एक चीज बताना भूल गई कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, इसी में 1760 को आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवाश की लड़ाई हुई थी। तो वांडीवाश की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को 1760 में हुई, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, जिसके उपरांत आपका पेरिस की संधि हुई और जिसके तहत चंद्रनगर के अलावा अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों के सभी क्षेत्र उन्हें वापस कर। देखते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि अंततः आपके अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच होने वाले कर्नाटक युद्ध में आपके अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। तो इसके क्या कारण थे, तो देख लें आप। तो पहला कारण वह क्या था, आपका जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह क्या थी, पूर्णतः सरकारी थी और जिसके लिए इन्हें निर्णय लेने में काफी मुश्किल होती थी। क्यों? क्योंकि पहले ने क्या होता था, पहले फ्रांस की सरकार से पूछना पड़ता था कि हम यह निर्णय ले या ना ले, तो इस कारण निर्णय लेने में काफी विलंब हो जाता था। तो यह एक प्रथम कारण था जिसके कारण कंपनी काफी कमजोर पड़ गई थी। दूसरा कारण हम देखते हैं, जो कि एक मुख्य कारण भी है, कि जो इनकी नौसैनिक जो बल था, नौसैनिक क्षमता थी, वह काफी कमजोर थी। किनके कंपेयर, अंग्रेजों के कंपेयर, जिनकी जो नौसैनिक श्रेष्ठता थी वह काफी सुदृढ़ थी। तो नौसेना कमजोर होने के कारण भी यह फ्रांसीसियों की हार हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी नागरिक थे, इनके बीच में इतना अच्छा समन्वय नहीं था, यानी कि इनके बीच में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं थी जितने कि अंग्रेज नागरिकों के बीच में
थी। और उसके अलावा जो चौथा मुख्य बिंदु है वह क्या था कि अंग्रेजों को इतना अपनी जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार है उनसे इतना अधिक जो क्या मिल रहा था, उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा था और इतना प्रोत्साहन आपके फ्रांसीसियों को नहीं मिल रहा था। यानी कि फ्रांस सरकार की तरफ से फ्रांस नागरिकों को इतना समर्थन नहीं मिला जितना कि ब्रिटिश सरकार से अंग्रेजों को मिल रहा था। और इसी के कारण ही जो 4 बिंदु हैं जिनके परिणाम स्वरूप आपके जो अंत में वांडीवाश की जो लड़ाई हुई 1760 में, उसमें अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक था यूरोपियों का आगमन, आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अगर नहीं भी समझ आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दे, कोशिश करूंगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।